जो पर्सन है वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। तो इनकम टैक्स में पर्सन टैक्स पे करने के लायबल नहीं होता, इनकम टैक्स में असेसी टैक्स पे करने के लायबल होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने कई बार गलत चीज सुनी होगी। अब होता कैसे थे, वो गलती उनकी भी नहीं है। अब गलती उनकी क्यों नहीं है, जो पढ़ा वो बोला, और जो बोला वो कई बार गलत बोल दिया। अब गलत कैसे बोला, सामने वाला बंदा कहता है ओए तेरे को पता है ये पर्सन टैक्स पे करने के लायबल है, तुझे पता है ये पर्सन टैक्स पे करने के लायबल है, तुझे पता है इस पर्सन का इतना टैक्स बनता है। एक्चुअल में पर्सन, मैंने पहले भी बोला, पर्सन टैक्स पे करने के लायबल नहीं होता, इनकम टैक्स में असेसी टैक्स पे करने के लायबल होता है। हर असेसी एक पर्सन तो है, बट हर पर्सन एक असेसी नहीं हो सकता। वही पर्सन गवर्नमेंट करी असेसी बनेगा जिसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, जो टैक्स पे करने के लायबल होगा। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इन्होंने असेसी को डिफाइन किया है। सेक्शन 2 क्लोज नंबर 11 आपको बताएगा असेसी किसे कहते हैं। तो ऑलवेज जब हम बोले ना, देखो जब हम बोलेंगे सही तो लिखेंगे सही, अगर हम बोलेंगे ही गलत, जब हमारे मुंह पे ही पर्सन 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 वर्ड आएगा तो पेपर में पर्सन लिखा जाएगा ना। और एक बात बताओ यार, जब तुम्हें वो प्रोफेशनल डिग्री दे रहा है तो वो ये सोच के दे रहा है कि सामने वाले को पता होगा कि कौन टैक्स पे करने के लायबल होता है। तो पर्सन टैक्स पे करने के लायबल नहीं होता, पहले वो असेसी बनता है, जब वो असेसी बनता है फिर वो टैक्स पे करने के लायबल होता है। बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो अब असेसी किसे कहते हैं जी, असेसी कौन बनेगा। तो उसने बोला सेक्शन 2 क्लोज नंबर 11, असेसी मींस अ पर्सन, मतलब असेसी भी एक पर्सन है, बट एक पर्सन हर केस में असेसी है ऐसा जरूरी नहीं है। असेसी तो एक पर्सन है, बट हर पर्सन एक असेसी है ऐसा जरूरी नहीं है जी। तो जो असेसी है वो टैक्स पे करने के लायबल है, पर्सन टैक्स पे करने के लायबल नहीं होता। तो असेसी मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स, जो टैक्स पे करेगा, और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, या जो और कोई दूसरा सम इस एक्ट में पे करने के लायबल है। मतलब जैसे एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मान लो वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, बट वो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, चार्जेस ये देने के लायबल है। गवर्नमेंट ने कहा सुनो तू भी एक असेसी है, माना तू टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, बट इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में तू इंटरेस्ट देने के लायबल है, पेनल्टी देने के लायबल है, लेट फीस देने के लायबल है, तो भी तू असेसी वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो जो टैक्स पे करने के लायबल है वो तो असेसी है ही है, जो उसके अलावा इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल है उसको भी असेसी बोल दिया जाएगा। अच्छा फिर उसने क्या बोला, कह रहा और असेसी में हम इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करोगे जी, क्या इंक्लूड करोगे, देखो उसने क्या बोला, कह रहा है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम, फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल और ऑफ द लॉस सस्टेन बाय सच पर्सन और रिफंड ड्यू टू सच अदर पर्सन। मतलब क्या ना क्या चाह रहे हैं, कह रहे जो बंदा टैक्स पे करने के लायबल है वो तो असेसी है, जो इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल है वो भी एसएससी है। फिर जिसके ऊपर इस एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मान लो अभी वो टैक्स पे करने के लायबल हुआ नहीं है, बट उसके ऊपर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, इनकम को लेके, लॉस को लेके, रिफंड को लेके। अब जिस पर्सन पे इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, गवर्नमेंट करी उसको भी हम असेसी वाली कैटेगरी में डाल देंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर और कौन बनेगा जी, एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एन असेसी अंडर दिस एक्ट, मतलब जिस पर्सन को इस एक्ट में डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा उसको भी हम असेसी वाली कैटेगरी में ही कवर करेंगे। क्या होता है कई बार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अब वो खुद टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, उसके बिहाफ पे, मतलब किसी और के बिहाफ पे वो टैक्स पे करने के लायबल है। अब किसी और के, इट्स कॉल्ड मान लो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो गया। जैसे मान लो मंदिर के बिहाफ पे पुजारी टैक्स पे करने के लायबल है, फॉर एग्जाम्पल फादर की डेथ हो गई तो बेटा टैक्स पे करने के लायबल है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर इस एक्ट में कहीं पर डीम्ड असेसी तुम्हें मान लिया गया है तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, तुम असेसी हो, बात खत्म। चाहे तुम अपनी इनकम पे टैक्स पे नहीं कर रहे, दूसरे की इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो, फिर भी तुम असेसी वाली कैटेगरी में आ सकते। और फिर एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू एन असेसी इन डिफॉल्ट, अब जिसने इस एक्ट में डिफॉल्ट किया है, मान लो टीडीएस का डिफॉल्ट कर दिया, टीसीएस का डिफॉल्ट कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं की, आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, इस एक्ट में किसी पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो डिफॉल्टर पर्सन भी असेसी वाली कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। बस ये पर ध्यान दो।
तो ये है एसएससी की डेफिनेशन जी। ये एसएससी की डेफिनेशन है। तो मतलब खाली वही पर्सन जो टैक्स पे करने के लायबल है वही एसएससी होगा? नहीं, 211 कहता है जो टैक्स पे करने के लायबल है वो तो एसएससी है ही है। जो इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल है वो भी एसएससी है। जिसके ऊपर इस एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो भी एसएससी है। जो इस एक्ट में डीम्ड एसएससी माना जाएगा वो भी एसएससी है। जिस जिस पर्सन ने इस एक्ट में कोई डिफॉल्ट कर लिया तो वो डिफॉल्टर पर्सन भी एसएससी वाली कैटेगरी में है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। और तुम सब जानते हो हम ये एसएससी क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये एसएससी मेरे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एसएससी है वही टैक्स पे करने के लायबल होगा। तो अगर ये एसएससी बन जाता है, इनकी बाद में टैक्स लाइबिलिटी अगर निकल के आती है, इनको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हमने तुम्हें एसएससी मान लिया है। तो ये एसएससी की डेफिनेशन है। तो पर्सन और एसएससी, सारे बच्चे बोल दो क्या दोनों सेम है या अलग अलग हैं? सर अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है ना, मैं एक पर्सन हूं बट मैं पर्सन असेसी हूं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक असेसी हूं बट मैं असेसी एक पर्सन हूं ये जरूरी है, ये हो सकता है। असेसी पर्सन होता है बट हर पर्सन असेसी नहीं होता। पर्सन असेसी तब बनेगा अगर वो 211 में कवर हो जाएगा जी।